देश में रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों को पलटाने की बड़ी साजिश चल रही है। पिछले 40 दिनों में कई ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं जब रेलवे ट्रैक पर कभी गैस सिलेंडर, कभी साइकिल, कभी पत्थर तो कभी लोहे के सरिये बरामद किए गए। यह खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी अपने सफर को आसान बनाने के लिए ट्रेन से ही यात्रा करना पसंद करती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन ट्रेनों पर लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और राजस्थान के अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के शोलापुर में भी मालगाड़ी को पलटाने की साजिश सामने आई है। जिले के कुर्डुवाड़ी स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का बड़ा पत्थर मिला है। ऐसा नहीं है कि रेलवे ट्रैक पर यह सब सामान मिलने की घटनाएं कुछ विशेष शहरों या राज्यों में ही आई हैं, बल्कि ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा और तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश तक सभी जगह देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश के पीछे यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन खुरासन मॉड्यूल का हाथ होने का संदेह जताया है। सूत्रों की माने तो एटीएस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इसके पीछे आईएस के खुरासान मॉडल का हाथ हो सकता है। आतंक के इसी मॉड्यूल को लेकर देश में खतरे पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर देखिए ये रिपोर्ट। खुलासा होगा। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। गंभीरता से हम लोग इस घटना को लिए हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, यूपी पुलिस की जो विभिन्न इकाई है, स्पेशल एजेंसीज, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। कानपुर की घटना में जांच कर रही टीमों द्वारा दावा किया जा रहा है कि टीम ने गांव से शाहरुख नाम के एक संदिग्ध को उठाया है। शाहरुख को हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। गांव में लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस साजिश तक पहुंचने के लिए जो जांच एजेंसियां हैं लगातार साजिशकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और उन्हीं में से एक नाम मुंडेरी गांव के एक व्यक्ति का निकल के आया है जिसका नाम शाहरुख है। शाहरुख जो है वो पहले भी कई चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश के पीछे जांच एजेंसियों को आतंकी संगठन आईएस खुरासान मॉड्यूल पर शक गहराता जा रहा है। इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यूपी एटीएस समेत कई एजेंसियां कानपुर में डेरा डाले हुए हैं और हर पहलू से साजिश की जांच की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये लोन वुल्फ अटैक की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, एक बात तो है, जब भी इस तरह की कोई खबर आती है तो मन में एक डर बैठता है। इस पूरे मामले को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कई घटनाएं आई और हम देखते हैं रेल हादसों के बाद जमकर राजनीति भी होती है। कई बड़े रेल हादसे भी हमने देखे हैं। उसके बाद में रेलवे सुरक्षा को लेकर कई प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। इस पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। ऐसे में ट्रेनों को पलटाने की साजिश या इसमें आतंकी खेल भी हो सकता है कि आशंका जताया जाना, ये अपने आप में बताता है कि इस नेटवर्क पर हमला करके कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा, इस एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है कि इसमें आतंकी कनेक्शन हो सकता है। अब ये किस तरीके से हो रहा है, इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे और इसमें मेरी मदद करेंगे एमएल शर्मा, जो कि पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं सीबीआई के, एमवाई सिद्दीकी साहब, पूर्व मुख्य प्रवक्ता हैं रेल मंत्रालय के। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले शर्मा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ही ये खबर आती है, इस तरह की कोई भी खबर आती है कि आतंकी जो हैं वो रेलवे को निशाना बना रहे हैं, तो इसमें दो सवाल है। पहले तो ये आतंकी कौन है, यानी क्या वो जो स्लीपर मॉड्यूल्स हम सुना करते थे वो उनको एक्टिव करने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरा इन घटनाओं या इनके वीडियोज, इनके बारे में जो जानकारी आती है उसको देखकर आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है या शरारती तत्व है? इसमें संदेह नहीं कि ये एक बड़ी साजिश है, क्योंकि जैसे आपने कहा पिछले 40 दिन में 18 घटनाएं ऐसे हो चुकी हैं
कानपुर की घटना अभी हुई है, कालिंदी एक्सप्रेस में बचाव हो गया। और मैं राजस्थान काडर का ऑफिसर हूँ, अजमेर का एसपी भी रहा हूँ, डीआईजी भी रहा हूँ। वहाँ भी ऐसी घटना, रेल उल्टाने का, एक्सीडेंट कराने का प्रयास किया गया। तो साजिश तो है, लेकिन आपने इसमें शब्द प्रयोग किया लोन वुल्फ। लोन वुल्फ का ये काम नहीं है, ये एक नेटवर्क का काम है। और ये जांच एजेंसीज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अकेला दुकेला आदमी जब ऐसा आतंकवाद का काम करता है तो शायद उसकी पहचान ना हो, लेकिन जब नेटवर्क काम करता है तो वो उनमें से कोई ना कोई पकड़ा जाता है, और एक पकड़ा गया तो सारा खुलासा हो जाता है उस बात का। और राजस्थान में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कंट्री में कई जगह ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, तो अजमेर में जेल में उनका ट्रायल हुआ था और उसमें कई लोगों को उम्र कैद हुई थी, और जो भागे हुए थे उनकी ट्रायल बाद में हुई। कुछ दिन पहले उनको ये हुआ था। तो ये आतंकवाद है और ये साजिश है, लेकिन भारतीय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कुछ ही दिनों में इसमें सुराग लगा लेंगी और उनको दंडित कराया जाएगा। इससे जनता में भय पैदा होता है, क्योंकि जो हवाई जहाज़ को कहते हैं कि वो सबसे सेफेस्ट है आज के ज़माने में। ट्रेन को दूसरे नंबर माना जाता है, लेकिन जब ट्रेन के बारे में ऐसी एक्सीडेंट की संभावनाएं पैदा हो जाती हैं तो फिर उसमें जनता में थोड़ा संदेह पैदा हो जाता है और उनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन इसका समाधान सारी एजेंसियां मिलकर, जैसे आपने कहा आईबी इन्वॉल्व हो गई है, एनआईए इन्वॉल्व हो गई है, पुलिस अपना करेगी कि उनके ऊपर प्रेशर और भी ज़्यादा रहता है, और आसपास तलाश करने से कुछ ना कुछ सुराग मिल जाता है। एक छोटे सुराग से सब मामला खुल जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ जी। और इस बीच एल.एन. राव साहब जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अभी अधिवक्ता भी हैं, तो कानून के भी जानकार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राव साहब, आपका भी स्वागत करता हूं। सिद्दीकी साहब, इस तरह की कोई भी खबर जब आती है तो सबसे पहले, हालांकि अच्छी बात यह कि साजिश है, इसको नाकाम करने में भी हम कामयाब हुए हैं, लेकिन कई और घटनाएं, दुर्घटनाएं भी याद आ जाती है कि कहीं उनके पीछे भी इस तरह की कोई साजिश तो नहीं थी। तो इसको लेकर किस तरह की सतर्कता फिर बरती जाती है? हम सुरक्षित हैं इस विषय में? आप अभी दर्शक जो आपको सुन रहे हो, खास तौर पर जो रेल यात्री हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमारी सुरक्षा बल जो है सभी मिला जुला करके बहुत सक्षम है, और वो कल्प्रिट को, जो मुजरिम है, उनको समय समय पकड़ लेती हैं। हो सकता है थोड़ा विलम्ब हो जाए, लेकिन पता चल जाता है, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रेलवे की विलंबना ये है कि जो ट्रैकमैन, जो लाइन की जो देखरेख के लिए जो ट्रैकमैन, जो एम्प्लॉइज हैं, उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत ज्यादा जगह खाली हैं, जिनको भर्ती नहीं होने से देखभाल में कमी है। रेलवे की ये कमी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ट्रैक का जो सोनोग्राफी मशीन जो है, जो ट्रैक पर चलता है, ऑटोमेटिक मशीन, वो डिटेक्ट करता है कि सबोटेज वगैरह को, कहीं पर सब जो है वो, या उसमें कहीं क्रैक हो, तो वो कभी कभी हम लोग आंख से नहीं देख पाते हैं, बहुत सूक्ष्म होता है। तो वो सब भी जंग लग रहा है मैन पावर की कमी के कारण। तो इस तरह से रेलवे की बड़ी कठिनाई है। बाकी अपने जो सुरक्षा बल है उसमें कोई कमी नहीं है, वो लोग अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुरुआत में ही आपके जैसे जिम्मेदार लोग जब बैठे होते हैं पैनल पर, तो कई महत्व, जैसे आपने बताया भर्ती की कुछ कमी है, दूसरा आपने जो ट्रैक को क्लियर करने के लिए या जांचने के लिए जिस तरह की सुविधा या यंत्र होने चाहिए, उनका भी जिक्र किया है। तो इन चीज़ों पर मैं आपसे थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि रेलवे को आप बड़े करीब से, नज़दीक से जानते हैं। लेकिन राव साहब भी एक चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मैंने शुरुआती दौर में रखा, उस पर शर्मा साहब भी प्रकाश डालेंगे, उन्होंने भी कई ऐसे बड़े मामलों को डील किया है। शर्मा साहब, यही सवाल जो मैं आपसे पूछ भी रहा था कि क्या स्लीपर मॉड्यूल के बारे में जो मैं कह रहा हूँ उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है? आपने कहा भी हालांकि आतंकी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरा बार बार चिंता का विषय ये है कि ऐसे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, या जिनके दिमाग में कोई भी जहर डाला जा सकता है, और वो अचानक से फिर इतना आत्मघाती इस तरह का कदम उठा ले जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाए।
ये स्लीपर मॉड्यूल आईबी का शब्द है, इसका इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ। जब 18 घटनाएं हो चुकी हैं और देश के विभिन्न भागों में हुई हैं, तो इसको स्लीपर मॉड्यूल कैसे कहें? ये तो वेकिंग मॉड्यूल है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अकेला आदमी ऐसा काम नहीं करता है। बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, वो है, और उनकी नेशनल लेवल प्लानिंग है। और मैं ये मानता हूँ कि अभी तक जो प्रयास किया गया है, चाहे रेलवे अजमेर में उन्होंने सीमेंट के ब्लॉक्स फेंके हैं या सिलेंडर रखा है वगैरह वगैरह, ये दे आर ओनली टेस्टिंग द वाटर्स, देख रहे हैं कि भाई क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसको आगे भी इसको आगे भी अंजाम देने की संभावना है। इसलिए चाहे वैकेंसीज हों या ना हों, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत बड़ा हथियार है। तो सिद्दीकी साहब ने टेक्नोलॉजी की बात करी है। वैकेंसीज होने में तो सरकार की अपनी नीतियां हैं। कभी किसी ज़माने में रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हुआ करता था, लेकिन अब सुना है कि मैन पावर प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं कि मैन पावर को कम कर दिया जाए। उसमें हम नहीं जाएंगे, वो बहुत लंबा काम है, लेकिन टेक्नोलॉजी का तो यूज़ करना ही होगा। लेकिन इसका तोड़ ये नहीं है, इसका तोड़ ये है कि ये जो षड्यंत्र है, इसका देश के किसी भाग में भंडा हो जाए। और डिटेक्शन जो है, ये सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। एक बार डिटेक्ट हो गया तो एक मैसेज जाएगा आतंकवादियों को कि भाई हम अगर ऐसा करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे, और इसमें जेल बहुत होगी। हमारा रेलवे सिस्टम 90,000 किलोमीटर कितना लंबा है, और फिजिकली इसको सिक्योर करना भी मुश्किल है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जिन्होंने ऐसा किया है उनको पकड़ा जाए, उनको उम्र कैद कराया जाए, जेल में सड़ें। उसी से ही इसको आगे रोका जा सकता है। अन्यथा इतने बड़े नेटवर्क को मैन पावर से सुरक्षित नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब मैं स्लीपर मॉड्यूल कहता हूं तो मेरा कहने का मकसद है कि ऐसे लोग जिनको कभी भी एक्टिव किया जा सकता है, या जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन हो सकता है कि जिनके इरादे नेक नहीं हो, वो तो फिर परेशानियां पैदा करने का हर एक मौका ढूंढते हैं, चाहे जितनी आप कोशिशें कर लें। राव साहब, मैं जो आपसे जानना चाह रहा था वो यही था कि ये लोग कौन है। हालांकि ये जांच का विषय है, अभी जब ये नेटवर्क क्रैक होने की जैसे बात शर्मा साहब कह रहे हैं वो होगा तो और स्पष्ट होगा, लेकिन किस तरह के लोग होते हैं? आप एक पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर, एक अधिवक्ता के तौर पर, अब इनको कैसे देखते हैं? ये कोई शरारती तत्व होंगे या नेटवर्क, जैसा शर्मा साहब कह रहे हैं, आपको भी लगता है कि एक बड़ा नेटवर्क इसमें काम कर रहा है? नमस्कार डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, और सभी को नमस्कार। मैं अपने श्री ML शर्मा साहब जो CBI में बहुत वास्ट एक्सपीरियंस वाले ऑफिसर हैं, उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो आतंकवादी जो ग्रुप है, ये इस प्रकार से पहले टेस्टिंग करते हैं और किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं ये मैं बताता हूँ। इनका अपना मॉड्यूल होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, और ये हमेशा से कोशिश ये रही है इनको कि भारत की शांति को भंग करने के तरीके नए नए इजाद करते रहते हैं। ये रेलवे का इनको बहुत सुटेबल सा एक तरीका लग रहा है कि इस प्रकार से रेलवे ट्रैक पर कुछ खतरनाक बातें करके या खतरनाक सामान रखकर ये पहले तो ये ट्राई करना चाह रहे हैं कि रेलवे पुलिस या रेलवे डिपार्टमेंट या वहाँ की लोकल पुलिस या यहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कितने अलर्ट हैं। ये एक हो सकता है टेस्टिंग वाला हो। अगर इसकी इंक्वायरी में ये बात सामने आती है इन्वेस्टिगेशन में कि ये कोई साजिश है या कोई न कोई किसी टेररिस्ट प्लान का कोई हिस्सा है, तो ये बहुत सीरियस बात है। क्योंकि राइटली सेड कि 90,000 कितना हमारा ट्रैक जितना ज़्यादा लंबा किलोमीटर का है, वो ट्रैक पर हर जगह आदमी रखकर निगरानी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हर क्षेत्र में लोकल पुलिस है, रेलवे की RPF का फौज है हमारी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये सारे अपने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करके ये मालूम करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी साजिश अगर हो रही है तो उस साजिश का पहले से पता कर लिया जाए और समय रहते उन आदमियों को जो साजिश करता है उनको पकड़ लिया जाए, ताकि बहुत बड़ी घटना होने से बचाया जा सके। पास्ट में बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें ऐसे लोगों को पहले ही उनकी कार्रवाई होने से पहले पकड़ा जा चुका है, और उनकी इंटेरोगेशन से ही ये सब पता लगता है कि किस प्रकार से ये जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके एक इंटेलिजेंस एजेंसी ISI वो किस प्रकार से हमारे खिलाफ कार्रवाई करने में लगी रहती है। और खासतौर से हमारे इंडिया के जो मैं कहता हूँ यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है या मिसगाइडेड यूथ है,
उनको कैसे मोटिवेट करते रहते हैं और हर प्रकार से उनको ये बताते रहते हैं कि जिहाद की लड़ाई करो और भारत के खिलाफ लड़ो। और इस प्रकार से बहुत से आदमी, बहुत से बच्चे हमारे यूथ हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं और वो इनकी जो बातें होती हैं उसी हिसाब से वो एक्शन करते रहते हैं। इसके अलावा कई स्लीपर मॉड्यूल्स भी हैं जो आपने अभी जिक्र किया। स्लीपर मॉड्यूल्स का मतलब यह है कि वो बिल्कुल साइलेंट होते हुए अपना कार्रवाई करते रहते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर और अंडरग्राउंड वर्कर, दो प्रकार के जो टेररिस्ट टर्मिनोलॉजी में दो बात आती हैं, जो ये ऊपर से मदद करते हैं टेररिस्ट की, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट मान लो पाकिस्तान से आकर ये हरकत करने वाला है तो यहाँ पर जहाँ भी हरकत करनी है वहाँ पर वहाँ के लोगों की सपोर्ट लेना उनको जरूरी है। और इसके अलावा अंडरग्राउंड वर्कर्स, जो कि उनका पता नहीं लगता है लेकिन फिर भी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी जो अगर ढूंढना चाहें तो उनको भी ढूंढ सकती हैं। तो इन सब का मिलाकर ये सारे कार्रवाई करने की बात है। अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आता है, 2-3 इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुए हैं रेलवे ट्रैक पर, और ये अगर सबका मिलाकर एक प्रकार से एक एनालिसिस निकलता है कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट एंगल इसमें इन्वॉल्व है, तो बहुत ये दोनों ही चीजें, एक तो बुरी नीयत, दुश्मन देश की बुरी नीयत या जो भी नुकसान पहुंचाने चाहते हैं उनकी बुरी नीयत, दूसरा हमारे आसपास या हमारे भीतर ही ऐसे लोगों का होना जो अपनों को ही, अपने देश को ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिनका इस्तेमाल इस तरीके की बुरी नीयत रखने वाले देश करते हैं या हमारे दुश्मन देश करते हैं। बड़ा गंभीर विषय, में थोड़ा और समझूंगा शर्मा साहब और आपसे इसको, लेकिन उससे पहले सिद्दीकी साहब, हमारे रेल नेटवर्क के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, हम बड़ा रेल नेटवर्क चलाते हैं, लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं होती तो मैं देखता हूँ विदेशों की भी बहुत तस्वीरें और वीडियोज़ आने लगते हैं, देखिए यहाँ का रेलवे नेटवर्क कैसा है। आप ओवरऑल कैसे पाते हैं? आपने कुछ कमियाँ बताई, लेकिन इसके बावजूद हमारे ट्रैक्स और बेहतर हों, हमारे रेलवे यातायात में और सुरक्षा जो है वो माकूल हो, इसके लिए आप किस तरीके के प्रयासों को मानते हैं कि और होना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या जो है मैन पावर की कमी है यहाँ पर। उसके बाद सुरक्षा बल में रेलवे के दो एस्पेक्ट हैं, सुरक्षा और संरक्षा। तो संरक्षा रेलवे का अपना होता है और सुरक्षा में रेलवे पुलिस, जो स्टेट पुलिस है, भारत रेलवे की पुलिस नहीं है, वो डिप्यूटेशन पर टेन्योर बेस पर आती है। लेकिन विलंबना ये है कि राज्य सरकार है, जो पुलिस उनको नहीं चाहिए, सीनियर ऑफिसर सब ठीक है, नीचे वाले जो ग्राउंड पर काम करते हैं रेलवे पुलिस में, स्टेट पुलिस वाले, वो सब नाकारा होते हैं, ज्यादातर निकम्मा होते हैं और पैसा वैसा लेकर के रेलवे को बदनाम करते हैं, बहुत दुष्कर्म करते हैं वो लोग। तो वो है, तो इनमें जो तालमेल है सिक्योरिटी फोर्सेस में, नेशनल लेवल पर लोकल पुलिस, राज्य सरकार की रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, इनमें तालमेल की कमी है। उसका एक कारण है मैन पावर का शॉर्टेज। सब काम टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता है, ग्राउंड पर टेक्नोलॉजी के पीछे भी मैन पावर चाहिए। तो इसलिए मैं जैसा कि देखता हूँ, इस सब की वजह से भी हमारी सुरक्षा और संरक्षा दोनों खतरे में पड़ी हुई है। जी, आपने एक तो वर्कफोर्स और दूसरा क्वालिटी वर्कफोर्स, मुझे समझ में आया, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपने यहाँ पर उठाए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा समझेंगे। और राव साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बात एक और है, जी, वो ये है कि जो वर्कफोर्स में तालमेल, प्राइवेट ये भारत सरकार में कोई आंकड़ा है नहीं, जो आंकड़ा हमारे पास में है वो भी विश्वसनीय सूत्रों से है। कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे CMI है, तो कहते हैं कि 42.8% जो है कंट्रैक्ट एम्प्लॉय, कंट्रैक्चुअल ठेके पर है, उनको कम से कम तनख्वाह मिलता है, उसका कोई मोटिवेशन नहीं है, ये वो काम ठीक से नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको थोड़ा और डिटेल में सर समझेंगे, क्योंकि वर्कफोर्स की डिटेलिंग आपने बताई। रेलवे की संरक्षा अगेन जो है भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं, उनके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, ये कुछ गंभीर प्रश्न उठते हैं। शर्मा साहब, बातचीत जहां छूटी थी वहीं से मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालें कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय, थोड़ा समझना चाह रहा हूं, ये वैसा ही सवाल है कि आपसे अगर कभी एकांत में भी बात कर रहे होते या लोग भी मिलेंगे तो उस तरह के सवाल पूछते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या पनप रहा है, किस सोच के, किस जहनियत के लोग हैं, इसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। ये हालात हमेशा से परेशान करते रहे, पहला मौका नहीं है, लेकिन एक बार फिर जब इस तरह की घटनाएं या स्लीपर मॉड्यूल जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं तो घबराहट होती है।
क्या इसका कोई निदान है, या आपको लगता है कि एक नेटवर्क है, कुछ लोग हैं, इनको हटा दिया जाएगा, कुछ आतंकी संगठनों को खत्म कर दिया जाएगा तो इसका परमानेंट इलाज हो जाएगा? देखिए, ये तिवारी जी, प्रशासनिक व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, इसमें समस्याएं तो होती रहेंगी और इसका कोई परमानेंट स्थायी निदान हो नहीं सकता। तो जब समस्या होती है तो या तो उसको रोका जाता है या उसकी तफ्तीश की जाती है, लोगों को दंडित किया जाता है। कोई भी दुनिया में ये क्लेम नहीं कर सकता कि इन समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन है। एक बात तो ये हुई। दूसरा, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव इशू उठाया, हमारे आसपास के लोग। हम बहुत सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, हम टीवी में इसके बारे में बहुत ओपनली नहीं बोल सकते, लेकिन दबी जुबान से ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर ही हमारे ही भाई जिनकी विचारधारा अलग है, और वो विचारधारा कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं जो कम्युनिज्म हो या नाजिज्म हो या कुछ हो जी। वैसी नहीं है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, वो रिलीजन बेस्ड एक थिंकिंग है। तो हम जिम्मेवार आदमी हैं, हम टीवी पे इन चीज़ों के बारे में नहीं बोल सकते। वो है, और एक ऐसा वर्ग है जो सरकार से, बीजेपी सरकार से नाराज़ भी है। आज ही नहीं है, पहली सरकारों से भी नाराज़ रहे हैं। तो ये सब उन्हीं का खेल है, और उनका कंट्रोल जो है देश के बाहर है। बस इतना ही हम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। तो उसका निदान यही है कि जो मेजॉरिटी वर्ग है वो अपनी तरफ से आगे बढ़ के भाईचारा पैदा करे। वो भी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो बहुत सेकुलर आदमी हूँ, वो इस मुल्क में नहीं हो रहा है। एक वर्ग में ये फीलिंग है कि हमें दबाया जा रहा है। किसी आदमी को जब दबाया जाता है तो वो हल्का हल्का विद्रोह करता है। ये उसी का प्रतिबिंब है जो हम देख रहे हैं। तो सॉल्यूशन इसका यही है कि देश में भाईचारा बढ़े। वो भाईचारा बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। तो एक इशू तो ये हो गया, इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। दूसरा इशू जो कुरैशी जी ने डिस्टिंग्विश किया कि वर्कफोर्स और क्वालिटी वर्कफोर्स, वो डिस्टिंक्शन इन्होंने जो किया बहुत सही है। ये सही है कि जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, वो स्टेट पुलिस है, उसमें बहुत अच्छे लोगों को नहीं भेजा जाता है, ये सही है। लेकिन कुरैशी जी ये भी जानते हैं कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो तो डेडिकेटेड फोर्स है, उसका रिक्रूटमेंट भी रेलवे ही करती है और वही काम करते हैं। तो ऐसा मानता हूँ कि उनकी क्वालिटी सुपीरियर होगी, अफसर भी अच्छे होंगे क्योंकि डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं, क्लास 1 अफसर आते हैं। लेकिन आज का ये मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा ये है रेलवे ट्रैक्स पे इस तरह का व्यवधान पैदा करना जिससे रेलों का एक्सीडेंट हो जाए। तो इसकी जिम्मेवारी मूलतः तो रेलवे की है। अब रेलवे में कमी है मैन पावर की या जो भी है, या टेक्नोलॉजी की कमी है, तो ये रेलवे का काम है। सुरक्षा बलों को इसके लिए जिम्मेवार, वो ठीक है करप्शन करते हैं, जेब कतरा मैं उनको कहता हूँ, पैसे ले लेते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उससे रेलवे सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो चैलेंज नहीं होती। सिक्योरिटी चैलेंज ये होती है कि जब आपको ट्रैक को चेक करने वाले आदमी नहीं है, वो कोई रख जाता है, उसको डिटेक्ट नहीं करते, उससे होती है। तो ये रेलवे का काम है, रेलवे को करना चाहिए। एक चीज़ विडम्बना की और है, वो ये है कि जितनी पुलिस फोर्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका एक कमांड स्ट्रक्चर है, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे कुछ हो। शायद आप जानते होंगे कि रेलवे में एक कमांड स्ट्रक्चर नहीं है। डीजी रेलवे तो जरूर है, वो उसको कंट्रोल करता है, लेकिन जो पुलिस, जो इनके आरपीएफ है, वो जोनल रेलवे का जो अधिकारी होता है, डीआरएम कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसके नीचे काम करती हैं। तो पेमेंट भी वहीं से होता है। इसका मतलब रेलवे बोर्ड सबका इकट्ठा पेमेंट नहीं करता है, पॉलिसी वो निर्धारित नहीं करता है। डीजी तो ठीक है, कमांड तो डीजी का है। तो इसमें भी अब समय बदल गया है, इतना आतंकवाद आ गया है, तो इसको सबको सिस्टम को सेंट्रलाइज करना चाहिए, जिससे एक कमांड स्ट्रक्चर रहे। कमांड से ही फोर्सेस चलती हैं। ये तीसरा हमारे भाई राव साहब हैं, जिन्होंने कहा है, 100% मैं इनसे सहमत हूँ कि ये समस्या है, समस्या रहेगी, और उसके निदान के लिए जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो आईबी हो,
NIA हो, जी। पुलिस फोर्स हो, और ख़ास तौर से एक चीज़ हम भूल जाते हैं, रेलवे के जो क्राइम्स हैं इनके ज़्यादा डिटेक्शन लोकल पुलिस यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी थाना पुलिस की मदद से ज़्यादा अच्छी तरह से होता है, क्यों उनका उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। कोई सिपाही कहीं से उड़ती-उड़ती खबर ले आता है, उसको आगे बढ़ाने से, तो लोकल पुलिस को भी इन्वॉल्व करना, वो ना रेलवे पुलिस फोर्स है, ना वो RPF है, लेकिन उनकी जानकारी ज़्यादा होती है। और फिर हमारे यहाँ स्टेट्स में कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनाई हुई हैं, जैसे यूपी की STF है, मैंने उनके साथ काम किया है, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। राजस्थान में मैं जब IGCID क्राइम ब्रांच था, तो हमने भी एक टास्क फोर्स बनाई थी, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो स्पेशलिस्ट एजेंसीज जो है, एक चीज़ के पीछे पड़ के आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ करती रहती है, उसमें कंटिन्यूटी और एफर्ट रहती है। तो इसलिए कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत ज़रूरी था आपका ये स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं तो एकदम से मन में डर बैठता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, हम उतने ही सक्षम भी हैं। लेकिन सिद्दीकी साहब, एक मैं आऊँगा राव साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले सिद्दीकी साहब, एक जो पहला पॉइंट था मैं चाहूँगा उस पर आप भी अपनी एक टिप्पणी करें। हालांकि आपने रेलवे के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही, ये जो एक माहौल है जिसके बारे में कहा शर्मा साहब ने कि हम बहुत खुलकर नहीं कह सकते हैं, दबी जुबान में, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट हो या जैसे भी हो, किसी के लिए भी कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस विषय वस्तु पर बात हो रही है। इस पर आपकी सोच क्या है? उसमें तो बहुत अपने देश में बहुत डिससेटिस्फाइड ग्रुप्स हैं। कोई भी सरकार हो उसमें आलोचकों की कमी नहीं है। मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ कि पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का विषय है। और भारत सरकार ने जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए, तो शुरू में इन्होंने एक भारत सरकार की ओर से मुख्यमंत्रियों को एक लेटर किया था कि रेलवेज में ज्वाइंट सिक्योरिटी कमांड एंड कंट्रोल हो, ताकि कोऑर्डिनेशन तालमेल में कमी न हो, और सब एक कमांड के अंतर्गत जो राज्य के पुलिस में, जो राज्यों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको नामंजूर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी सीमा में हमारा बल, हमारा जोर कम हो, तो इसलिए कर दिया हम। और भारत सरकार कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा पावर कम हो। तो ये भी जैसा कि शर्मा जी ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात, बहुत सटीक बात कहा, लेकिन उसमें ये खराबी है, अगर ये हो जाता तो रेलवे की सुरक्षा में और ये एक और कोऑर्डिनेशन, वही तालमेल की जो बात आपने कही थी ना, तो केंद्र और राज्यों का, वैसे तो ये हमारा एक संघीय ढांचा है, इसकी अपनी एक खूबसूरती है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी बहुत है कि कोई चीज लागू करने जाओ तो 50 दिक्कतें हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार ही आमने सामने रहती हैं। तिवारी जी, मैं एक हस्तक्षेप डॉक्टर साहब, पहले थे वो, मैंने ये देखा नामंजूर कर दिया। जी जी, जब ऐसी मुसीबत आती है जी, तो राज्य सरकारों की सोच कुछ भी हो, केंद्र सरकार की सोच कुछ भी हो, जो पुलिस फोर्सेज हैं सब इकट्ठा हो जाती हैं। मैंने अभी तक बहुत राज्यों में इन्वेस्टिगेशन किया है, ऐसा कोई अफसर मुझे नहीं मिला जो कोऑपरेट नहीं करे। तो इसलिए पुलिस फोर्सेज, सर, ये ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्टीमेटली देश तो एक ही है, हम सब खड़े होते हैं, लेकिन जब बात होती है हितों की, जैसे कि कोई योजना लागू करनी है, या मान लीजिए सेंट्रलाइज फोर्स होनी चाहिए, जो बात सिद्दीकी, जब कोई योजना लागू करने की बात होती, मुसीबत नहीं आई है, तब सरकार और राज्य सरकारों का मतभेद जो है वो बड़ा भारी पड़ता है। ये हमने कई बार देखा है, कई मौकों। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये है, लेकिन ऑपरेशनली तब पुलिस फोर्सेस एक हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जी, राव साहब, आप भी थोड़ा इस पर अपना जो अनुभव है उससे थोड़ा जानकारी दीजिए कि एक बात तो शर्मा साहब ने जो कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि घबराने की कोई बात नहीं, हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं वो मुस्तैद है। लेकिन आपने इंटेलिजेंस का जिक्र किया था, जैसा मुझे याद है अपने पहले जवाब में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे जानकारियां मिले। ये बात वो नहीं है कि किसी ने सिलेंडर रख दिया, बोल्डर रख दिया, उसकी जानकारी मिले। किस तरह के लोग एक्टिव हैं, इसको क्या कर, हालांकि शर्मा साहब ने इशारों में बहुत कुछ समझाया है, लेकिन फिर भी मुझे बताएं कि क्या जो खतरनाक इरादे हैं उनको भांपना बड़ा मुश्किल है हमारे देश में? देखिए तिवारी जी, नहीं, राव साहब से सर मैं आऊंगा, ये सवाल वैसे आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं राव साहब भी जरा इस पर अपना अनुभव। मैं बता रहा हूं मैं शर्मा साहब की इस बात से बहुत सहमत हूं कि ये एक कंसंट्रेटेड एफर्ट्स होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें लोकल पुलिस का जो इन्होंने
एम्फसाइज किया बहुत जरूरी है। यहाँ पर पूरा भारतवर्ष पुलिस के टुकड़ों में बटा हुआ है। पुलिस हर एक एरिया को लोकल पुलिस ने बीट डिवीजन, एसएचओ, बीट ऑफिसर्स, ये सब में बटा हुआ है। और उस एरिया के जो बीट ऑफिसर हैं, किसी भी एरिया का मान लीजिए जहाँ पर ये हुआ है, उसके जो भी बीट ऑफिसर हैं वो एक एक चीज की भनक रखते हैं। कौन आदमी क्या एक्टिविटीज कर रहा है उसकी जानकारी रखते हैं। मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ का लोकल पुलिस का एरिया है। उसका जो एक सिपाही हवलदार जो मौके पर अपने बीट में एरिया में घूमता है, हर आदमी के बारे में जानकारी रखता है, उनकी एक्टिविटीज रखता है। कोई भी ऐसा आदमी ऐसी एक्टिविटीज वाला अगर सामने नजर आता है तो वो डेफिनेटली उसको आगे डिसेमिनेट करनी चाहिए, अपनी इंफॉर्मेशन को सीनियर ऑफिसर्स को बताएं। और वो फिर सीनियर ऑफिसर, अगर ये नेशनल लेवल की कोई इंफॉर्मेशन है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ में, या आउट ऑफ कंट्री की बात है तो RNAW के साथ में साझा करके फिर वो हम करते हैं। तो यही इस प्रकार से इंटेलिजेंस का नेटवर्क होता है और यही काम आता है। मैं शर्मा साहब की इस बात से भी तवज्जो रखता हूं कि किसी प्रकार के ऐसे घबराने के छुटपुट बातें हैं, इनसे घबराने की पब्लिक को जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम इतने कमजोर नहीं हैं। हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरोज हैं, और हम सब लोग मिलकर ऐसी इन सब चीजों को, इन छोटी छोटी बातों से लेकर घबराने वाला नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम बहुत ही सक्षम है और हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसमें कोई, चाहे कोई भी उग्रवादी संस्था या उग्रवादी संगठन इसको डिस्टर्ब हमारी पीस को करने की कोशिश करेगा, इस प्रकार से कोई भी अटैक करने की सोचेगा भी, तो हम समझते हैं कि हम उसका जवाब देने में बहुत सक्षम है और कोई भी इसी प्रकार की कोई ऐसी बड़ी घटना होने से हम बचा लेंगे। ऐसी मैं समझता हूँ। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज जमाना टेक्नोलॉजी का है। जो हम लोकल लेवल पे हम रेल ट्रैक की सुरक्षा की बात करते हैं, उसके साथ साथ हमें नई नई बातें ईजाद करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के आधार पर इस प्रकार से खबरें, मतलब इसको इस प्रकार से हमें ट्रैक्स को कैसे सुरक्षित रखना है। नई नई टेक्नोलॉजी बहुत से विदेशों में ऐसी है कि आप कितने भी लंबा ट्रैक हो, उसमें जरा सी कहीं गड़बड़ होती है तो तुरंत खबर आ जाती है वहां ऐसी गड़बड़ हो रही है। तो उस टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअली एक ऐसा बिंदु था जिस पर मैं थोड़ा सा चर्चा को विस्तार से सभी मेहमानों के साथ में ले जाना चाह रहा था। तो एक एक करके, अब सिद्दीकी साहब, राव साहब ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात छोड़ी है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप भी बताएं इस पर कि तकनीक के लिहाज से हम, और मैंने शुरुआती सवालों में ही आपसे पूछा था कि विदेशों के रेलवे नेटवर्क की तुरंत बात होने लगती है, तो हम कहीं पीछे हैं या आप वहां भी कुछ कमी पाते हैं? वर्कफोर्स के इतर मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग बहुत पीछे हैं, कोई तुलना ही नहीं है। टेक्नोलॉजी में भी और मैन पावर मैनेजमेंट में भी हम पूरे। टेक्नोलॉजी में क्यों सर? टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत है, बहुत हमें अपडेट करने की आवश्यकता है। आपने एक सीधा स्ट्रेट जवाब दिया, टेक्नोलॉजी हमारे पास है लेकिन अपडेट करने की जरूरत है। तो इसमें आप मानते हैं कि ऐसी कोई बहुत बड़ी व्यावहारिक दिक्कत नहीं है? क्योंकि ऐसी भी नहीं है कि हमारे पास बजटिंग या इस तरह की कोई चुनौती आ रही हो। किस तरह की कमी आप पाते हैं कि कोई इच्छा शक्ति? बहुत बड़ा चुनौती है। हर विभाग में पैसे के जो ये है खर्चे जो है, बजट कम कर दिया गया है। जो दिखाया जाता है वो वास्तव में है नहीं। जो बजटेड अमाउंट जो है वो पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो पाता है। ये सब बहुत बड़ी कठिनाई है और विलंबना है हर विभाग में। रेलवे को आप अलग नहीं कर सकते। सरकार एक है और स्पेशलाइज्ड सेवा के लिए, विशेष सेवा के लिए विभिन्न मंत्रालय, डिपार्टमेंट है। सुरक्षा में भी और संरक्षा में भी बहुत सारे मैंने ये विभाजन है। ये कहने के लिए मैंने एक है हो जाते हैं। हालांकि देखिए, बजटिंग में तो यही इंपॉर्टेंस था कि पूरा बजट एक तरफ और रेलवे का बजट अलग से एक तरफ, इतना इंपॉर्टेंस था। तो ये सरकार ने अच्छा नहीं किया, मैं उसके विरुद्ध में हूँ। मैंने बजट एक साथ नहीं होना चाहिए। तो रेलवे में कोरोजन और रस्टिंग फास्टेस्ट है, जो ओपन एयर में होता है। इसमें जो इसका लाइफ जो है, जो कार है जिसको आप शेड में रखते हैं, तो उसके लाइफ में रेलवे का जो है वो आसमान के नीचे है, धूप में, छांव में, सर्दी में, गर्मी में, क्या कहते हैं सो, बारिश में, क्या कहते हैं सो,
तो वो जल्दी उसमें होता है। जी। फिर कोस्टल एरिया में, तटवर्ती के इलाके में उसका लाइफ और आधा हो जाता है, तो उसमें डिप्रिसिएशन कॉस्ट, उसको भरपाई करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। हाँ, मुझे तो लगता है उसमें ये कमी तो अपने आप में एक प्राप्त- सब्जेक्ट है जिस पे एक लंबा डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि बजटिंग को लेकर जी। जब भी मैं बात करता हूं तो ये वाला मुद्दा जो आप उठा रहे हैं ये बहुत सारे लोग उठाते हैं। और एक सेकंड, डेडिकेटेड अटेंशन जो रेलवे को मिलता था वो नहीं, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा, वहां से जी सर, मैं ओके होगा जी तो ठीक। मैं इसकी व्यवहारिकता और इसकी जो चुनौतियां इस पर कई बार बात कर चुका हूं। शर्मा साहब, एक थोड़ा सुरक्षा पर तकनीक, क्योंकि हम देखते हैं सीसीटीवी कैमरे हों या किसी तरह से आप सिक्योर करें, और इतना लंबा रेलवे ट्रैक है, कई तो कॉलोनियों के बीच से गुजरते हैं, हम देखते हैं कि मकान भी हैं एक तरफ, दूसरी तरफ यहाँ से ट्रैक गुजर रहा है, इस तरह से भी हमारा नेटवर्क बिछा हुआ है। इसकी सुरक्षा और तकनीक को जोड़कर कुछ आपको लगता है कि कोई सजेशन दिया जा सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ा काम है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसी को इसमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ रेलवे को लेग वर्क भी बहुत करना पड़ेगा। जब हम बच्चे थे देखते थे इनके जो ट्रैक पे चलने वाले हैं हथौड़ा लेके टन टन करते हुए देखते थे कि भाई पटड़ी ठीक है या नहीं है, तो उनको ये नज़र आ जाएगा। आजकल शायद, मुझे पूरी जानकारी नहीं, शायद ऐसा नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, तो स्टेशन मास्टर्स की जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। तो मैन पावर और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलकर ही कुछ हद तक इसमें हम सुरक्षा ला सकते हैं। फिर मजाक के तौर पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो रेल मंत्री हैं बहुत ब्राइट हैं, हमारे राजस्थान के ही हैं, IAS ऑफिसर रहे हैं, इनका लक भी ठीक नहीं चल रहा है, अदरवाइज इतने एक्सीडेंट नहीं होते हैं। तो अब वी शुड ऑल्सो प्रे फॉर द गुड लक ऑफ द रेलवे मिनिस्टर। ये एक साजिशन है, तो आप मान सकते हैं कि इस तरह के लोगों का बेनकाब होना, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें भी कोई साजिश के एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, इसमें तो इस विषय पर तो विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये साजिश नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। अन्यथा एक आध जगह तो कोई मंचला आदमी कर सकता है, अपने घर से रूठ गया, बीबी से रूठ गया, उसने तमाशा करने के लिए कर दिया। उदयपुर के आसपास ऐसा भी कुछ साल पहले हुआ था, मंचले आदमी का काम। अगर कंट्री के विभिन्न भागों में ऐसा हो रहा है तो ये मंचले आदमी का, पागल आदमी का ये नेटवर्क आपने शुरुआत में ही बता दिया था कि एक नेटवर्क काम कर रहा है और इसको जल्दी क्रैक कर दिया जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। नेटवर्क को देखने के लिए IB है, रॉ है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी लोकल एजेंसीज हैं, थाना पुलिस है, RPF है, ये है, रेलवे का जो स्टाफ है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कर रहे हैं, अपने को इतना इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर, एक फाइनल कमेंट, राव साहब, टेक्निक और सुरक्षा को आप कैसे जोड़ना चाहेंगे रेलवे के साथ? देखिए तिवारी जी, रेल की सुरक्षा बहुत ही सर्वोपरि है, क्योंकि इसमें इतने लाखों लोग डेली सफर करते हैं। हमारा जो रेल का नेटवर्क है ये दुनिया में चौथे स्थान पर आता है, पहले USA, रसिया और फिर चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। हमारी टोटल जो रेलवे ट्रैक की लंबाई 1,32,000 किलोमीटर है और उसको पूरी की पूरी को सुरक्षित रखना हमारी रेल डिपार्टमेंट की, RPF की और लोकल पुलिस की, सबकी मिलीजुली इसमें जिम्मेवारी है और वो हम जिम्मेवारी निभा रहे हैं। वरना तो अभी ये इतने जो लोग ये गड़बड़ कराने वाले, सोचने वाले लोग थे, अभी तक कोई भी कुछ कर लेते। हमारी ताकत को देखकर ये नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी इनकी इरादे बड़े खराब हैं। मैं तो एक चलते चलते पहले मुझे वो पुराना दौर याद आ गया कि अपने आसपास इर्द गिर्द को लेकर आप भी सतर्क रहें। एक आम भारतीय के नाते बहुत जरूरी है, सभी को सतर्क रहना जरूरी है, और सबको मिलकर। ये बात किसी धर्म, मजहब, किसी भी सोच से नहीं, ये बात सीधे सीधे देश की सुरक्षा और देश की अखंडता से जुड़ी हुई। ये जो जिन्होंने शरारत किए या शरारत है या जो भी है, इनका आदमियों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अगर वो तो शर्मा साहब ने जैसा कहा कि एक आदमी पकड़ा जाएगा तो पूरा नेटवर्क क्रैक होगा, भंडाफोड़ हो जाएगा। जी राव साहब, ये थोड़ा लंबा हो सकता था विषय, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि अब समय समाप्त हो गया है। राव साहब आपका बहुत धन्यवाद। ML शर्मा साहब आपका बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रेलवे के बारे में जितनी बारीक जानकारी आपसे मिली शायद कहीं और से नहीं मिल पाती। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए।